मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र की गलत नीतियों के कारण आज हर वर्ग त्राहिमाम कर रहा है। येचुरी ने रविवार को यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को मोदी सरकार ने चौपट कर दिया है। उन्होंने कहा कि देश के उद्योगों का लगातार निजीकरण किया जा रहा है और पूंजीपतियों के हाथ इसे बेचा जा रहा है। देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एजेंडा चल रहा है। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता का जहर फैलाकर आपसी सद्भाव को बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। येचुरी ने यूक्रेन संकट की चर्चा करते हुए कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था महंगी होने के कारण ही छात्र अन्य देशों में पढ़ने को मजबूर हैं। इस कारण ही यूक्रेन युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में छात्रों की देश वापसी से बड़े परेशानी सामने आ रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस मुख्यमंत्री को यह पता नहीं है कि बिहार के कितने छात्र मेडिकल पढ़ने यूक्रेन समेत अन्य देश जाते हैं, वह प्रदेश का भला क्या कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। माकपा महासचिव ने कहा कि किसान संगठनों के दबाव में मोदी सरकार ने किसान बिल वापस लिया, जो किसानों की एक ऐतिहासिक जीत है। सभा को संबोधित करते हुए माकपा पोलिट ब्यूरो सदस्य हन्नान मुल्ला ने कहा कि नीतीश सरकार भाजपा की कठपुतली बनकर काम कर रही है। बिहार में बेरोजगारी के कारण आज युवा एवं आम लोग यहां से पलायन कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि डबल इंजन की सरकार में आज बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सभा को माकपा राज्य सचिव अवधेश कुमार एवं राज्य सचिव मंडल सदस्य सह विधायक अजय कुमार समेत अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। जब आवाज उठ रहा था नीतीश जी तो बोला था ठीक नहीं हो रहा है, मगर जब सत्ता में आने का चुनाव के बाद देखा उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे तो फिर वो साफ मिल गया। ये है नीतीश जी की ईमानदारी और उसका है दृष्टिकोण। सांप्रदायिक तत्व के साथ कॉम्प्रोमाइज करके सत्ता में गया। सिर्फ वही नहीं है, जो कार्यक्रम दिया बिहार के विकास के लिए वो भी आपका सामने है। बिहार में आज सबसे ज्यादा गरीबी है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। यहाँ किसान का फसल का दाम नहीं मिलता, किसान खुदकुशी कर रहे हैं पूरा हिंदुस्तान में। और उसका जो ब्रांच है 15, 20, 10 लोग लेके गए शाखा है, वो ब्रांच का कॉन्फ्रेंस करना पड़ता है। पिछले 4 साल का जो काम किया था वो आकलन करे और आने वाला दिन में क्या करना चाहिए उसको फैसला करे। पूरे देश के सामने जो परिस्थिति है उसके बारे में आपको विस्तार से बताया। मैं कुछ सवालों के दौरान नहीं चाहता, लेकिन एक बार जो हनमुल्ला कॉमरेड ने बताया, तो हनमुल्ला सिर्फ हमारे पॉलिट ब्यूरो के सदस्य नहीं है, वो हमारे देश के आज के किसान आंदोलन के एक सूत्रधार है। और इन्होंने तो लाल झंडे के आधार पर ये किसान आंदोलन की जो जीत हुई, अभी जो बताया, इतने घमंड के साथ प्रधानमंत्री कहते थे उनके मुंह से कोई भी बात निकल जाती, वो कभी नहीं पीछे हट सकती। उस प्रधानमंत्री को घुटने टेकने पड़े हमारे अन्नदाताओं के सामने, और ये घुटने दिखाए। ये 1 साल की लंबी जो संघर्ष जो चली, उसके चलते हुए इस भवन को उठाया हमारे सरकार। अब इसकी परिभाषा ही नहीं, लेकिन इसका असर देश के ऊपर किस तरीके से पड़ रहा है उसको हम सबको समझने की जरूरत है। क्योंकि ये आंदोलन शुरू होने से पहले बड़े सालों के बाद ये पटेल मैदान में एक हमारा ये जलसा हो रहा है। पिछले बार जब यहाँ पे हुआ था तब ये बात हम कह रहे थे कि भाजपा ये समझ रही थी कि वो एक अश्वमेध याग से कर रहे थे, यज्ञ समझे ना, अश्वमेध यज्ञ रामायण में वो रेखांकित किया जाता है। अश्वमेध का मतलब है राजा अपना एक सफेद घोड़ा बेचता है और घोड़ा निरंतर भागते जाएगा और उसको कोई नहीं रोकेगा। वो सब जो है उसका राज है।
वो सब जमीन जो है उसके राज के अंदर आ जाए। अगर कोई घोड़े को रोक दिया जाए तो राजा के साथ, उसकी सेना के साथ लड़ाई करनी होगी। उसकी हिम्मत किसी को होती नहीं है, तो कोई रोकता नहीं है घोड़े। आज जब हम आ रहे थे यहाँ पे बद्री मैदान में 3 घोड़सवार थे और वो घोड़े के ऊपर लाल झंडा लगा हुआ, और ये घोड़सवार को देखकर ये अश्वमेध जी की कहानी याद आ गई है कि रामायण के अंदर राम जी भी अश्वमेध यज्ञ करते हैं, लेकिन राम जी के सफेद घोड़े के ऊपर अंकुश लगता है। कौन लगाता है ये अंकुश? 2 जुड़े भाई लव और कुश, और ये दोनों जुड़े भाई अंकुश लगाते हैं। राजनीति में राजनीतिक 2 जुड़े भाई हैं, जो अभी आपने सुना ये बहादुरी के साथ जो हमारे अन्नदाता किसानों का संघर्ष और किसानों का भाई मजदूर, देश का मजदूर। अब किसान का हथियार, मजदूर का हथौड़ा किस झंडे पे नजर आता है आपको अपने देश भारत के अंदर? ये है राजनीतिक जुड़े भाई। अगर भाजपा की घमंड में वो कहता है कि उसकी अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को कोई नहीं रोक सकता, किसान आंदोलन ने बता दिया, और ये जुड़े भाई बताएंगे लाल झंडे के अंदर किसान और मजदूर कि जैसे राम जी क्या घोड़े को ऊपर अंकुश लगा था लव कुश से, उसी तरीके से देश के राजनीति में ये लाल झंडा लगाएगा अंकुश। बीजेपी की जो बर्बादी जो कर रही है उसके ऊपर अंकुश लगा के सरकार को हटाएगा। अब ये बात जो कहते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री खुद, बाकी लोग खुद ये बात कहते हैं कि बड़ी कमजोर हो गई बात बढ़ती, लाल झंडा कमजोर हो गया तो ये क्या कर ले सकते। लेकिन साथ ही साथ यही उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले अपने उनके पत्रकार होते हैं, पूरी जो हमारी बुरा मत मानना, यहाँ पे जो पत्रकार बैठे हैं, आपके ऊपर मेरा निशाना नहीं है, निशाना है मालिकों के ऊपर, कि वो जो है तय करते हैं कि किस पक्ष में जो है खबर देनी है, और वो खबर जो देते हो उनके अपने अपने पत्रकार होते हैं, जिनको बुलाकर प्रधानमंत्री जी ने एक इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में कहा क्या, ठीक है बात, ये लाल झंडा और रामबंदी करते, अब देश के एक कोने में एक सरकार है उनका केरल में, वो लोग कहते हैं कमजोर हो गए, लेकिन ये उनके शब्द है जो बोलने वाला हूं, लेकिन ये विचारधारा जो है, ये विचारधारा से हमें लड़कर जीतना जरूरी है, और ये विचारधारा जो है सबसे बड़ी अड़चन खड़ा करती है भाजपा के लिए और उसकी उद्देश्य के लिए। ये प्रधानमंत्री खुद स्वीकार करते हैं। तो आपके पार्लियामेंट की संख्या नहीं, आपके जितने राज्य सरकार हैं उसकी संख्या नहीं, लेकिन अगर आगे ले जाना है तो कहते किस लिए? कहते इसलिए कि सिर्फ इस लाल झंडे के अंदर ये हिम्मत है डट कर उनके सामना करना, और ये लाल झंडा ही एकमात्र झंडा है जो मेहनत लोगों को लामबंद करके सड़कों पर उतारेगी, जिसकी ताकत के सामने मोदी साहब को भी झुकना पड़ा किसानों के सामने। तो आज आपके बिहार के अंदर ये 23वीं राज्य सम्मेलन जो हो रही है, ये 23वीं राज्य सम्मेलन के अंदर यही बात है कि आगे जो आने वाले दिनों को इस लाल झंडे और हमारे देश के लोगों की जो संघर्ष है, इन संघर्षों को कैसे मजबूत करना है, जिसके चलते हम हासिल कर सके और इस सरकार को झुका सके कि जनता के हित में वो जो है निर्णय ले और काम करे। ये मुख्य उद्देश्य है इस सम्मेलन का, और ये निर्णय ली जाएंगे अगले 3 दिनों के अंदर। लेकिन ये जरूरी क्यों है? डबल इंजन सरकार बनती। सुना है कि आपके प्रधानमंत्री और आपके मुख्यमंत्री का 2 इंजन वाली नई गाड़ी है। अब 2 इंजन वाली नई गाड़ी तेजी के साथ चलती है, और दोनों इंजनों में से एक इंजन कम मतलब बंद हो जाता है तो झटके मारते हुए चलती है। अब दोनों इंजन बंद हो जाएंगे तो रेलगाड़ी चलेगी नहीं। अब वो हालत आ गई आपके देश के और बिहार के साथ। यहाँ के मुख्यमंत्री सुना है कि हमने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होगी बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ। और मेरे को सूत्र बताते हैं कि अगर
ईमानदारी के साथ कुछ हो रहा है बिहार के अंदर, वो है ये 40% कमीशन वाला, जो भ्रष्टाचार जो है ईमानदारी से होता है बिहार के अंदर, उसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं होती, ये पूरा ईमानदारी के साथ 40% होता जाता है। अब आई बात तो कहते हैं सबसे ज्यादा रोजगार बिहार की सरकार दे रही। अरे भाई, मोदी जी भी इतनी बड़ी झूठ बोलने में थोड़ा झिझकते हैं, लेकिन अब ये आंकड़े हमारे नहीं, मोदी सरकार के नीति आयोग के आंकड़े, वो आंकड़े दिखाते हैं न सिर्फ रोजगार के सवाल पर, लेकिन मानव अधिकार के कई सवालों के ऊपर सबसे नीचे के स्तर पे है सब प्रदेशों में से बिहार। ये हालत क्यों है? ये हमारा एक अन्न का भंडार है बिहार जो गंगा नदी के साथ जो जुड़ी हुई जो नदियां है, और इतने सारे नदियों के साथ जुड़ी हुई, इतने बड़े बड़े नदियों के साथ जुड़ी हुई। अभी गंडक पार करके आ रहे हैं, और गंडक का पानी जब उसको सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते हो तो वो बाढ़ में आकर बर्बाद करता है। अब ये सही ढंग से इस्तेमाल क्यों नहीं होता? ये पानी आज की बात नहीं है, सदियों की बात पहले से ही है। ये योजनाएं क्यों नहीं बनती कि वो पानी बर्बाद करने की जगह वो जो है नहरों में बनाकर अपने किसान तक, खेती तक पहुंचाए? ये देश में हुआ, अपने 5 नदियों में पंजाब के अंदर किया, तो बिहार के अंदर क्यों नहीं होता? सरकार का ध्यान अगर हो वहां पे, तो ये जो अन्न का भंडार है, ये जमीन जहाँ पर बिना ही सिंचाई के 3 बार आप जो है यहाँ पर पैदा कर सकते हो फसल। अब ऐसी जमीन, यही पानी का इस्तेमाल सही तरीके होता है, ये योजनाएं क्यों नहीं बनती? ये योजना बनाकर यहाँ के लोगों की जिंदगी की तरक्की क्यों नहीं होती?